ऑडियो जा रही है, स्क्रीन विजिबल है। जी विजिबल है। ओके। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आईपी सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं और डीएनएस एंड डीएचसीपी। अभी हम लोग ओएसपीएफ को पढ़ेंगे, है ना। एक स्पेसिफिक उसका टाइम मैं निकाल के वो करा दूंगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें अब थोड़ा सा वो कम करके हम लोग अपने टॉपिक को पहले कवर कर ले, काफी चीजें अभी बाकी हैं। तो डीएनएस एंड डीएचसीपी आई थिंक सभी लोग यूज करते होंगे, मैनेज करते होंगे, बट हम लोग यहाँ पर एक लाइव इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, डीएनएस डीएचसीपी एंड एवरीथिंग। अभी आपने स्क्रीन पे कुछ रखा नहीं है। हाँ हाँ, बस ओपन कर रहे हैं। आपकी हरमीक से बात हो गई थी आज? हाँ हाँ हाँ, मैं आज कुछ लोगों को एग्जाम दिलाने ले गया था, 70-70 किलोमीटर अच्छा दूर था। तो मुझे फोन अच्छा आया अच्छा। था कि एक गलत ट्रांजैक्शन हो गया है। तो हाँ मैंने कहा कि क्या नाम से है, तो बताया। तो मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो ठीक है, बोल दो क्या सब कुछ, और चेक करके हो जाएगा। तो मैं उसको अब सुबह या अभी लेट नाइट देखूंगा क्या है, तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। कोई कैसे इशू नहीं। गलत, कहाँ से कैसे क्या हो गया था? अरे हुआ क्या था, वो जब मैं इंडिया गया था तो उसके लिए चश्मा बनवा के आया था वो लेंस कार्ड से। अच्छा वो पेमेंट था। तो उसके बाद आपको याद है वो भी ज्वाइन करना चाह रहा था क्लास। अच्छा तो अच्छा उसने मेरे से आपकी डिटेल मांगे। तो मैंने वो अच्छा डिटेल उसको फॉरवर्ड करे थे, उससे पहले मैंने अपने अकाउंट की डिटेल फॉरवर्ड करे थे। अच्छा तो अच्छा उसने देखा नहीं तो आज ही उसने वो उसमें कर दी। अच्छा। तो अकाउंट में वही आई डिटेल्स ऐड करके और आपके हाँ नाम से वो ऐड हो गया था। हाँ। चलिए कोई नहीं, उसको मैं लेट नाइट या वो कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू बट कोई पेटीएम नंबर मिला, हम लोग पेटीएम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो नंबर डिटेक्ट हो जाएगा गूगल पे और इस पर है, हाँ। हाँ तो कोई नहीं, हो नहीं तो जाएगा। चेक करेंगे तो उससे अकाउंट नंबर पे ले लूंगा, मैं भेज दूंगा आपको उसका आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसा भी होगा मैं जैसे अपडेट दूंगा आप शेयर कर देना, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ओके सर। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मॉनिटरिंग वगैरह को लेकर हम लोग ज़्यादा चलेंगे, और इसी टोपोलॉजी के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, जिसमें आई थिंक कल हम लोगों ने, या अब इस टोपोलॉजी से सभी लोग अवेयर हो चुके हो। तो डीएनएस सर्वर भी हम यहाँ पे लाइव सेटअप करेंगे एक, और आई थिंक मैं लाइव सेटअप तो कर दूंगा, बट ये सभी लोगों के सेटअप करने की बात नहीं है। आप लोग अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर थोड़ा सेटअप कर लेंगे, मैं बता दूंगा कैसे करना है। मुझे थोड़ी देर के लिए लाइव सेटअप करना होगा, है ना, ताकि चीज़ों को मैं एग्जैक्टली समझा पाऊँ कि कैसे बैकएंड में चीज़ें काम करती है। मैं ज़्यादा सर्वर तो नहीं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बट हाँ आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे सर्वर पर चीज़ें कन्फिगर की जाती है, राइट। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे डीएनएस सर्वर बना सकते हो या डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो। आप राउटर को डीएनएस डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्वर ले लें ये, और मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर को मैं एज अ डीएनएस सर्वर इस्तेमाल करूँ। तो दोनों डिवाइसेस के बीच में या राउटर वगैरह जहाँ कहीं से भी स्विचेस के साथ इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर दो, वो भी आपका चलेगा। तो मैं इस सर्वर को जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे सर्विसेज के अंदर डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और यहाँ पर मुझे ऑन करना है। और इसका नेम सर्वर डीएनएस का जो नेम रिकॉर्ड है, मान लिया कि मैं बना देता हूँ सीकोलाइव.com, और इसका जो एड्रेस है मैं दे देता हूँ 10.0.0.10, ठीक है। और जस्ट मैंने ऐड कर दिया, तो एक रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। हमारे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.10 कर दिया, गेटवे 10.0.0.1 कर दिया, और डीएनएस मैंने 10.0.0.10 कर दिया। तो अब इस कंप्यूटर सिस्टम को या इस सर्वर को अगर हमारे नेटवर्क से कोई ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस करेगा,
और सीखोलाइव.com देगा यहाँ पर, तब भी हमारा जो सीखोलाइव.com है वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। हो गया, क्लियर है। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है, आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी कन्वर्सेशन का। आपने देखा कि मैंने सर्वर को जस्ट आईपी सॉरी नेम से एक्सेस किया, आईपी एड्रेस से नहीं। अगर मैं इस कंप्यूटर सिस्टम पर भी एक आईपी एड्रेस दे दूं, जैसे कि ऐसे ही तो हम लोग करते हैं, 10.0.0.100 आईपी दे दिया, गेटवे 10.0.0.1, मैंने डीएनएस यहाँ पर नहीं दिया, बट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है। ब्राउजर को ओपन करते हैं और पहले मैं आईपी से सॉरी नेम से एक्सेस करता हूँ, सीकोलाइव.com अनरीचेबल आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, बट जब मैं आईपी से एक्सेस करूंगा 10.0.0.10 तो ये एक्सेस हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको डीएनएस के बारे में कोई डिटेल पता नहीं चल रही है। तो मैं डीएनएस जब यहाँ पे एंटर कर दूंगा अपने सर्वर का डीएनएस आईपी, और मैं ब्राउजर पर आऊंगा और इसको एक्सेस करूंगा, तो अब ये नेम टू आईपी, आईपी टू नेम समझ जाएगा कि किस डीएनएस को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं सीकोलाइव.com, एंटर, अब देखो एक्सेस होगा। तो ये बस आइडिया था कि आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी सारा सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज मैं यहाँ पे रियल सर्वर पर भी डीएनएस वगैरह सेटअप करूंगा, राइट, क्लियर है। तो डीएनएस एंड डीएससीपी दो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंटरव्यू एग्जाम हर जगह पे भी पूछा जाता है। सो डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर और सिस्टम, राइट, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनएस? नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। डीएनएस का फर्स्ट पॉइंट यही आपको मिलेगा कि आप आईपी एड्रेस को नेम और नेम को आईपी एड्रेस में रिसॉल्व करवा सकते हो, राइट। तो इसका जो रिजॉल्व करवाने का जो प्रोसेस है, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, ये डीएनएस के बिहाफ पर होता है। और इसके लिए डीएनएस हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, और डीएनएस के कुछ जोन वगैरह होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट डीएनएस के दो जोन आपको मिलेंगे, एक फॉरवर्ड जोन मिलेगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन, और एक आपको मिलेगा रिवर्स लुकअप जोन। वैसे ये है तो सर्वर का पार्ट, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ डेप्थ में, एक मिनट। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। डीएनएस, इसका फुल फॉर्म क्या हम लोग लिख सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, सर्विस सर्वर भी बोला जाता है। और डीएनएस का पर्पस क्या होता है, डीएनएस आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी, ये कम्युनिकेशन या रिजॉल्व करने का काम करता है। अभी मैंने दिखाया कि मैं एक आईपी एड्रेस दिया और डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो हमने अपने सर्वर को अपने नेम से भी एक्सेस कर लिया और अपनी आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर लिया। तो हर एक कंप्यूटर को अगर आप एक डीएनएस सर्वर बना रहे हो तो उस पर क्या होना चाहिए, आपका डीएनएस सर्वर का आईपी भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ये भी ध्यान देंगे, जैसे मैं इस कंप्यूटर सिस्टम को एज ए सर्वर बनाता हूँ, ये कैसे बन रहा होगा, मैं यहाँ पे वैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडोज सर्वर, बट आप लिनक्स राउटर या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मीन्स सॉरी लिनक्स का सर्वर हो सकता है, या जिस पर भी डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन की जा सके, फायरवॉल वगैरह भी हो सकता है सब। तो सिंपल अभी के लिए हमें क्या करना होगा, अपने इस सर्वर को एक आईपी एड्रेस देना होगा। तो हमारे इस सर्वर का या आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.50.50। मैं लाइव एक डीएनएस सेटअप करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, देखो कंपनी के अंदर ये सारी चीजें सेटअप करके आपको मिलेंगी एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये काम होगा सर्वर टीम का, सर्वर टीम इसको मैनेज करके देगी। मैं जस्ट यहाँ पे आपको लाइव कॉन्फ़िगर मैं पहले से कॉन्फ़िगर कर देता, बट मे बी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे ये चीज काम कर रही है, डीएनएस कैसे काम कर रहा है, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक .com.in, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ऐसा कोई डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बस यहाँ से डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके लिए एक छोटा सा टास्क मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि अपने सर्वर को एक आईपी एड्रेस दे देंगे अपने नेटवर्क की रेंज में। तो हमारा जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस तो अभी आई थिंक कुछ दिया गया है, 50-50 है, हाँ सब कुछ कॉन्फ़िगर है, 50-50 ही आईपी एड्रेस दिया गया है, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा डोमेन इंस्टॉल हो रहा है, और डीएनएस सेटअप देख लो कैसे होता है, 10 मिनट का एक्स्ट्रा सेशन जाएगा, बट मे बी ये काफी हेल्प करेगा आपको समझने में नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कन्वर्सेशन को।
अभी मैं लाइव भी दिखाऊंगा और ऑन प्रीमाइसेस पर भी दिखा रहा हूँ। और मैंने जस्ट यहाँ पे डोमेन को प्रमोट किया, डोमेन का एक कोई भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया sikolive.com, राइट। नेक्स्ट किया, ये डोमेन बना रहा हूँ मैं, जस्ट अभी डीएनएस नहीं बना रहा, इसके बाद मैं डीएनएस बनाऊंगा। और मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दे दे रहा हूँ, सॉरी एक पासवर्ड। हमारा नेटवर्क नेम सिकोलाइव आ जाएगा यहाँ पर अभी। वो नेट बायोस नेम हमारा क्या होगा, नेटवर्क नेम सिकोलाइव। हमारा लोकेशन है जहाँ पे सारा सर्वर का डेटा सेव होगा। बस ये सब आपको जानने की वैसे जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ। 5 मिनट टाइम दो आप, मैं पूरा सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो जब सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आपने बनाया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर डीएनएस डायरेक्ट सब कुछ सेट करके दिया हुआ है, आपको वहां पर बस उसके रिकॉर्ड को एंटर करना होता है। बट यहाँ पर मुझे उस रोल को इंस्टॉल करना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ओके, तो डीएनएस के बारे में अभी इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा है, फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। नेम टू आईपी और आईपी टू नेम का काम करता है ये। बट डीएनएस के दो जोन आपको देखने को मिलेंगे जो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम वर्क करते हैं। एक फॉरवर्ड लुकअप जोन है, और एक हमारे पास आ जाता है रिवर्स लुकअप जोन। स्पेलिंग इधर उधर हो तो देख लेना। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन जो हमारा होता है, ये नेम टू आईपी मैनेज करता है, मींस ये रिजोल्यूशन करता है या रिसॉल्व करता है, आईपी टू नेम रिसॉल्व करने का काम करता है। एंड आईपी टू नेम हमारा रिवर्स लुकअप जोन की तरफ देखने को मिल जाता है। तो ये दो जोन हमारे क्या होते हैं, मास्टर जोन होते हैं, राइट। जिसमें से जो हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है, ये प्री कन्फिगर जोन होता है। प्री कन्फिगर इधर हमारा जस्ट रन हो रहा है, या प्री कन्फिगरेशन प्री कन्फिगर्ड होता है विद एडीडीएस रोल। यानी कि आप जब डोमेन बनाते हो अपने सर्वर को, तो उस समय, ये मैं विंडोज सर्वर की बात कर रहा हूँ, आप विदाउट डोमेन बनाए भी डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट उस लेवल पे आपको डिटेल नहीं मिलेगी। हर एक डीएनएस सर्वर उसी के मतलब डीएनएस सर्वर उसी के साथ काम करता है जहां पर आपका डोमेन अवेलेबल होता है, राइट। जहां पे आपका सेंट्रलाइज्ड सर्वर अवेलेबल होता है। तो जब आप एक एडीडीएस रोल इंस्टॉल करते हो तो वहां पर डीएनएस क्या होता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। और डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है विथ एडीडीएस, एंड फॉर प्री कॉन्फ़िगर होता है आपका एडीडीएस रोल के साथ फॉरवर्ड लुकअप जोन। मेरे कहने का मतलब, जब आप एक डोमेन क्रिएट करते हो, या एडीडीएस का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। एक डोमेन डॉट कॉम जब आप बनाते हो तो प्री कॉन्फ़िगर हो जाता है आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन। और डोमेन डॉट कॉम इंक्लूड करता है, या बोल सकते हो कि एक डिपेंडेंसी के साथ काम करता है, डीईपी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी रोल इंस्टॉल करता है। और वो इंस्टॉल करता है डीएनएस। इसीलिए मैंने किसको इंस्टॉल किया, एडीडीएस रोल को इंस्टॉल किया। एडीडीएस इंस्टॉल करने से हमारा डोमेन डॉट कॉम बन गया, और डोमेन डॉट कॉम के साथ हमारा डीएनएस भी इंस्टॉल हो गया, और हमारे पास एक फॉरवर्ड लुकअप जोन भी कन्फिगर हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया, ये किया जाता है। बाकी अगर सेपरेट सिर्फ डीएनएस इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, चाहे लिनक्स सर्वर हो चाहे विंडोज सर्वर हो, कोई भी हो आपके पास। बट रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट। ये क्या होता है, ब्लैंक होता है, कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं होती। नेटवर्क एडमिन नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअली। इसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना होता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। तो जरूरत होती है कि हाँ इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करो, तभी ये कॉन्फ़िगर होगा या वर्क करेगा। तो पहले तो ये दोनों चीज देख लें। बाकी इसके अलावा चाहे फॉरवर्ड लुकअप जोन हो, फॉरवर्ड लुकअप एंड रिवर्स लुकअप जोन हैज 3 सब जोन्स।
इसके पास क्या होता है, 3 सब जोन होते हैं, चाहे फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, है ना। पहला जोन आपके पास आ जाता है प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। दूसरा हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब जोन। ये 3 जोन देखने को मिलते हैं। स्टब को आप STU या B लिख लो, स्टब जोन ये। अब प्राइमरी जोन जो हमारा होता है, ये मास्टर कॉपी ऑफ डोमेन। इसके पास क्या होता है, मास्टर कॉपी होता है हमारे डोमेन का। और ये जो होता है एक तरीके का बोल सकते हैं बैकअप ऑफ प्राइमरी प्राइमरी जोन। ये प्राइमरी जोन का एक बैकअप है। और ये क्या होता है, एक तरीके का बैकअप फॉर बोथ रिकॉर्ड्स। दोनों के रिकॉर्ड्स का ये क्या होता है, एक बैकअप होता है। ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब कि ये हमने SQLite.com बना दिया, अब इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी देख लो। थ्योरेटिकली यही आपके सिस्को में है कि थ्योरेटिकली समझाओ, मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली तो बता दिया क्या है कैसे, अब इसको प्रैक्टिकली देखो क्या है। मैंने जस्ट SQLite.com बनाया, और इस सर्वर को हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए DNS रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। DNS की पहली ट्रबल शूटिंग यहाँ पर, हाउ टू फाइंड DNS डिटेल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी टर्मिनल, आप जिस भी डिवाइस पर हो टर्मिनल ओपन करोगे और वहां पर आप टाइप करोगे NSLOOKUP स्पेस domain.com। जो भी आपका domain.com है उसके बारे में आपको DNS की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ NSLOOKUP स्पेस, और मेरा जो domain.com है वो है SQLite.com, एंटर। तो हमारे पास एक डिटेल मिल जाएगी जो कि है 192.168.50.50। अभी क्लियर हुआ। हमारे पास क्या है, अगर हम नेम को पिंग कर रहे हैं, मींस NSLOOKUP स्पेस नेम लिख रहे हैं और हमें IP एड्रेस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेम टू IP काम कर रहा है। समझ में आया सबको। फॉरवर्ड लुकअप जोन का मतलब कि नेम टू IP हमारा इधर क्या है, काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं 192.168.50.50 एंटर, अगर हमारे पास नेम भी अवेलेबल हो जाता है तो इसका मतलब है रिवर्स लुकअप जोन काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट प्री कॉन्फ़िगर हो जाता है जब भी हम एक domain.com इंस्टॉल करते हैं, और इसके साथ DNS और फॉरवर्ड लुकअप जोन दोनों कॉन्फ़िगर हो जाता है। बट रिवर्स लुकअप जोन हमारा बिल्कुल ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट, इसको एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूरा। हेलो। यस सर। ओके। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसको फॉरवर्ड लुकअप जोन के 3 सब जोन देख लेते हैं, बट अभी इसके और रिकॉर्ड में दिखा दूं। हमारा SQLite.com इधर रन है, और हमारा जो सिस्टम है इसका DNS IP एड्रेस है कि नहीं ये चेक कर लो। DNS सर्वर में DNS IP का होना जरूरी है, अदरवाइज जब आप क्वेरी करेंगे DNS सर्वर से तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अभी आपको इससे पहले मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे दिखाया कि DNS सर्वर यानी प्रिफर्ड DNS में आपको DNS सर्वर की IP को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे IP टू नेम, नेम टू IP, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखा, बट हमें डिटेल्स तो अवेलेबल हुआ नहीं। तो हमारे पास एक जोन कॉन्फ़िगर हो चुका है जो कि है फॉरवर्ड लुकअप जोन, और NSLOOKUP स्पेस SQLite.com से ये मैंने कंफर्म कर लिया। इवन देन आप इसको पिंग कर सकते हो, पिंग स्पेस SQLite.com, तो आपको रिप्लाई देगा ये SIKHOLIVE.com, एंटर। रिप्लाई आ रहा है क्योंकि आपका नेम और IP काम कर रहा है। अब इन सभी नेटवर्क के बीच में हमें क्या करना है, पहले तो रूट करा देना है अपने पैकेट को, या R12 है,
9 है एंड R25 है। अब रूट कराना है, आप लोग बताओ। मैं यहाँ पे राउटर रिप अप्लाई कर देता हूँ। राउटर रिप के लिए मैं या राउटर EIGRP अप्लाई कर देता हूँ, फास्टर कन्वर्जेंस मिल जाएगा। राउटर EIGRP और मैं 10 ले लेता हूँ। मेरा पहला नेटवर्क है, मैं किस पर हूँ? R25 पर। बताइए कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं पहले कर दूँ। R25 पर क्या होगा? Sir, 192. ये कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुआ। कल मैंने इसको सेव किया था, इतना तो सेव किया था। ओके, मुझे राउटर स्पेस EIGRP अप्लाई करना है। 10 ले लिया। पहला नेटवर्क हमारे पास है, R25 पर हूँ, तो हमारे पास है 1.1.1.0। दूसरा नेटवर्क हमारे पास है 11.0.0.0। तीसरा नेटवर्क हमारे पास है 12.0.0.0। ठीक है, ये इधर के राउटर का है। उसके बाद हमारे पास है एक R12, और R12 पर हमारे पास जो एड्रेस है, इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस E0/0 डुप्लेक्स मोड फुल, इतना सेव करना है मुझे। राउटर EIGRP 10 नेटवर्क, हमारे पास नेटवर्क है 50.0.0.0 का एक, है ना, और एक नेटवर्क हमारे पास है 10.0.0.0 का, और एक नेटवर्क हमारे पास है 11.0.0.0 का। क्लियर है? देखना आप तो, आप लोग थोड़ा सा अगर कुछ इधर उधर हो तो बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक R9 है, और R9 का कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग कर लेते हैं। लाइक इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस स्पेस E0/0, जिसका डुप्लेक्स मोड मुझे रखना है फुल पर, और डू राइट इंटरफेस, सॉरी, राउटर स्पेस EIGRP 10 नेटवर्क। 10 का एक नेटवर्क चल रहा है, और एक 12 का नेटवर्क चल रहा है, और एक नेटवर्क हमारे पास 192.168.50 डॉट, 1. नहीं नहीं 0, है ना। Yes. तो मैं अगर पिंग कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से चेक कर लूँ इस यूजर से, या यहाँ पर भी कुछ यूजर हैं, तो मैं इस यूजर से चेक करता हूँ। मे भी एक विंडोज 7 वगैरह का यूजर मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं इस यूजर से पिंग करता हूँ। IP 1.1.1.25 स्पेस 255.255.255.0 1.1.1.1 कॉन्फ़िगर करते हैं IP, और अपने डोमेन से पिंग करते हैं। तो पिंग स्पेस ecolite.com। क्या बाहर ये रिस्पॉन्स कर रहा है? देखो यहाँ पे कैन नॉट रिजॉल्व, ये नहीं कर रहा है अभी। मुझे यहाँ पे एक विंडोज होस्ट लेकर काम कर लेना था, बट विंडोज होस्ट के लिए अभी इतना टाइम नहीं है। बट मैं एक बार पिंग स्पेस 192.168.50 डॉट और 50.50 5. एंटर। रिप्लाई आ रहा है, मेरा कन्वर्सेशन इधर तक हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो हमें DNS के बारे में कोई हेल्प मिल रहा है? ये एक ऐसा PC है जो कि वो DNS की इंफॉर्मेशन नहीं देगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने किसी भी एक राउटर पे, पर मैं इस इधर ही, या इधर दो यूजर हैं, तो मैं एक यूजर को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं ऑफ करता हूँ, और अभी इस यूजर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मुझे एक यूजर ऐड करना है, 1 मिनट। विंडोज है कि नहीं? विंडोज 7 है, 71024।
ओके, अब देखिए यहाँ पे 500050 है। इस पीसी को अब लाइव आप जैसे कि मान लिया पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा इंडस्ट्री में, जैसे रियल डिवाइसेस पर आपको देखने को मिलता है। तो इस डिवाइस से मैं रेजोल्यूशन चेक करूंगा या पिंग करूंगा कि seqolive.com से रिप्लाई आ रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ डोमेन के आईपी से रिप्लाई आ रहा है। ये बस थ्योरी आपको समझना है, नो नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैंने बता दिया, बस छोटी सी सेटिंग कर लेंगे। इस पीसी को आईपी हमें देना है 500050, गेटवे हमारे पास है 50001, आईपी और प्रॉपर्टी 500050500001, और मैंने इसको डीएनएस अप्लाई नहीं किया। विदाउट डीएनएस देखते हैं ये क्या करता है, और विद डीएनएस ये क्या करता है। टर्मिनल ओपन किया, पब्लिक नेटवर्क, और पिंग करते हैं 192.168.50.50 से रिप्लाई आ रहा है। क्या मैं यहाँ पर पिंग स्पेस seqolive.com से रिप्लाई ले पा रहा हूँ? अब देखो इस डिवाइस पर हम लोग रिप्लाई देख पा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट ये रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगर हम इस सर्वर को देखो, डीएनएस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डीएनएस की क्वेरी तभी काम करेगा जब डीएनएस को आप क्या करोगे, प्रॉपर कॉन्फ़िगर करोगे। अगर मैं इस पीसी को डीएनएस सर्वर की आईपी दे दूं, है ना, यहाँ पर 192.168.50.50, इसीलिए कहा जाता है पब्लिक डीएनएस होना जरूरी अगर आप इंटरनेट पर अवेलेबल होना चाहते हो। 50.50 यही है ना, और मैंने जस्ट ओके कर दिया। डीएनएस सर्वर की आईपी देने के बाद अगर मैं इससे पूछता हूं तो ये क्या करेगा, रिप्लाई ले लिया। क्लियर है? तो जब हम किसी पब्लिक डोमेन को पिंग करते हैं तो डीएनएस अनरीचेबल होने का मतलब आपके नेटवर्क में, आपके राउटर पे, आपके आईएसपी लेवल से कहीं ना कहीं डीएनएस आईपी का या डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन का इशू है, तभी आप किसी वेबसाइट के डीएनएस को अनरीच मतलब वो रीच नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट ये ट्रबल शूटिंग है, सॉल्व हो गया। Yes, sir. ओके अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ nslookup स्पेस 192.168.50.50, आएगा कोई डिटेल? नहीं आया। बट अगर मैं लिख दूं यहाँ पर seqolive.com तो क्या रिप्लाई आएगा? आ गया। तो ऐसे ही हम लोग, ये तो हमने एक अपना डीएनएस सर्वर सेटअप किया और उस पर मैंने काम किया। ऐसे आप रियल डिवाइस या रियल इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से काम करते हैं डीएनएस और इन सभी सर्वर को लेकर। और मुझे मान लिया कि दूसरा जोन जो मेरा काम नहीं कर रहा है वो है हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन। और रिवर्स लुकअप जोन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, टू कॉन्फ़िगर रिवर्स लुकअप जोन, स्पेलिंग देख लेना है आपको। रिवर्स लुकअप जोन के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर ptr विद रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन के साथ ptr कॉन्फ़िगर करना होगा। अब ये सर्वर एडमिन का काम होगा कि ये करना है उसको। तो वो क्या करेगा, आपका डीएनएस सर्विस में जाएगा और डीएनएस सर्विस के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होते हैं। इन रिकॉर्ड्स को भी आपको जानकारी हो तो बेटर है, ताकि आप एक सिक्योरिटी टीम की तरह काम कर पाएं। विदाउट रिकॉर्ड्स आप सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पाएंगे डोमेन का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, होस्ट ए का रिकॉर्ड है। ए का मतलब होता है IPv4 रिकॉर्ड, और 4 टाइम ए है मीन्स IPv6 रिकॉर्ड। ये रियल इंडस्ट्री में भी जब आप मॉनिटरिंग करेंगे तो ए 4 टाइम ए लिख कर आएगा, वहाँ पे IP नहीं आएगा। अभी मैं इसको रियल में दिखाता हूँ। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड यहाँ पर है, बट हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन में देखा जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करो, प्राइमरी जोन क्रिएट करो। मैंने क्या बताया था, 3 जोन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्टब, दोनों तरफ, प्राइमरी फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी और रिवर्स लुकअप जोन में भी। तो प्राइमरी जो होता है मास्टर कॉपी होता है, सेकेंडरी शैडो होता है, और स्टब जोन बैकअप होता है कुछ रिकॉर्ड को लेकर। सभी का बैकअप नहीं रखता शैडो। स्टब जोन में देखो, होस्ट ए का रिकॉर्ड, नेम सर्वर अथॉरिटी एंड स्टार्टअप अथॉरिटी,
है ना, SOA का रिकॉर्ड, A का रिकॉर्ड और NS का रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमारे पास प्राइमरी जोन, जस्ट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे IP वर्जन 4 के लिए, और हमारा जो IP वर्जन 4 का नेटवर्क है वो है 192.168.50, डन, बस हो गया। और हमारे पास जो फॉरवर्ड लुकअप जोन का रिकॉर्ड है, ये एडमिन टीम क्या करेगा, आपके प्रॉपर्टी में आने के बाद अपडेट कर देगा PTR को, और रिवर्स लुकअप जोन की तरफ चेक करेगा। तो यहाँ पर रीलोड करते ही ये देखो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया 50-50। विंडोज 7 क्या कर पा रहा था, रिकॉर्ड चेक नहीं कर पा रहा था। जब इसने IP चेक किया था तो यहाँ पे अननोन होस्ट आ गया था, बट अब अगर ये दोबारा से IP को चेक करेगा तो इसको डेटा मिल जाएगा। मिल गया, SQLive.com अभी मिल गया, इससे पहले अननोन दिखा रहा था, ऊपर चेक करो अननोन, अननोन सिर्फ डेटा मिल रहा था डोमेन को पिंग करने पर। तो भी दोनों से काम करने लगा। मीन्स हमने क्या कर दिया, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, ये सब हमारा कॉन्फ़िगर होता है। प्राइमरी जोन एक सर्वर पे बनता है, सेकेंडरी जोन बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर ऑन फर्स्ट सर्वर। जो मास्टर सर्वर होता है, मास्टर सर्वर हैज दिस रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड्स होता है ये आपके पास क्या होता है, मास्टर सर्वर के पास होता है, मीन्स पहले सर्वर के पास होगा। और ये जो होता है ना, ये सेकेंड सर्वर के पास होता है ये रिकॉर्ड। यानी कि इन तीनों रिकॉर्ड को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको कितने सर्वर कंपनी में लगाने पड़ेंगे, 3 सर्वर। आप चाहो एक एक रिकॉर्ड को, मीन्स एक सर्वर पे आप प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप तीनों बना लो तो वो एरर दे देगा। ठीक है, इसके लिए 3 सर्वर लेना होगा। तो ये हमने DNS को लाइव ट्रबल शूट करके दे दिया आपके सामने, लाइव डन। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं DNS की कुछ क्वेरीज को लेकर। अगर मेरे रियल सर्वर पर आप चेक करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये सारे रिकॉर्ड आप देखो, TCP की इंफॉर्मेशन, UDP की इंफॉर्मेशन, MSDCS की इंफॉर्मेशन, और अब यहाँ पर चेक करेंगे तो A का रिकॉर्ड, अगेन NS नेम सर्वर का रिकॉर्ड, स्टार्टअप अथॉरिटी का रिकॉर्ड, है ना। अगर इसके अंदर देखेंगे तो क्रेडेंशियल बेस्ड रिकॉर्ड्स होंगे। अगर TCP को एक्सपेंड करो तो देखो कर्बरोस का, के पासवर्ड का, LDAP का, ब्रूट फोर्स वगैरह इसी का किया जाता है ना सिक्योरिटी के लिए, कि हम अपने डोमेन को सेफ रख सकें। और हैकर क्या करता है, LDAP और कर्बरोस को ब्रेक कर देता है और आपके एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को हैक कर लेता है। तो ये सब जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये सिक्योर करते हैं आपके इस डोमेन को, है ना। तो जब इसको थोड़ा सा एक्टिव डायरेक्टरी, ब्रूट फोर्स और चीजें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। बस सामने आया तो मैंने सोचा बता दूं। तो यहाँ पर हमारे पास DNS का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब रियल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। रियल इन्वायरमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं लाइक CMD, ये हमारे मेन PC का वो है। और क्लियर करते हैं स्क्रीन। सबसे पहले NS लुकअप स्पेस, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com। तो आई थिंक मेरे से ये रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि मेरा IPv6 पर अभी एक डायनेमिक IP पर मेरा सिस्टम चल रहा है। पब्लिकली ऐसे ये डिनोट करेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे, है ना, क्योंकि IPv4 के अंदर वो एंट्री नहीं है हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं इसमें, मैं NS लुकअप टूल के अंदर एंटर कर लेता हूँ NS लुकअप। इसको लिखकर जैसे आप एंटर करोगे, आप आई थिंक स्क्रीन क्लियर कर पा रहे हो तो कर दो, अदरवाइज ऐसे थोड़ा सा हाइड हो जाएगा मेरा डेटा। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट टाइप, या सिंपल मैंने अभी मेरे पास सर्वर है ही नहीं DNS का जिससे मैं क्वेरी करूँ, तो मैं एक सर्वर सेट कर देता हूँ। मैं सर्वर किसको सेट कर दूँ, कोई DNS IP पब्लिकली बताइए, ये है ना एक। तो अभी हमारा डिफॉल्ट सर्वर कौन हो गया, 8.8.8.8। ये किसका किसका IP है, गूगल का। मैं अपने ISP का डाल देता, या जो भी पब्लिक DNS है कोई भी IP यहाँ पे आप ऐड कर दो, क्योंकि पब्लिक IP जो है, ये पब्लिक DNS वो दुनिया के सारे नेटवर्क के साथ पिंग करेगा, राइट। अगर हमने अपने कंप्यूटर को बता दिया कि तुम्हारा जो DNS है वो 8.8.8.8 है, तो मीन्स हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, राइट, या इसको पिंग कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। Yes, sir. ओके,
तो मैंने बस ये सेटअप कर दिया। आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर में आईपी वर्जन 4 में जाएंगे, अपने डीएनएस की आईपी को कॉन्फ़िगर कर देंगे। मैंने क्या बताया, हमारे सिस्टम पे कोई भी आईपी वर्जन 4 का अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे सिस्टम पे एनएस लुकअप डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, बट आप अपने पर चेक करेंगे आपको दिखा देगा। तो अगर नहीं दिखा रहा है IPv6 का कोई ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में भी, आपका ISP ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर चल रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जस्ट सेट टाइप मतलब सर्वर लिखो और एक पब्लिक DNS IP दे दो, और उसके बाद सेट टाइप, और मुझे देखना है नेम सर्वर का रिकॉर्ड। और किसका देखना है, google.com के नेम सर्वर का रिकॉर्ड। इसके 4 नेम सर्वर यहाँ पर हैं, ये मैं लाइव चेक कर रहा हूँ, राइट। यू कैन गूगल दीज इंफॉर्मेशंस, राइट। इसके लिए DNS लुकअप आप गूगल पे एंटर करो, DNS लुकअप की कोई भी डिटेल्स में आ जाओ, और जो मैंने यहाँ पे एंट्री किया या डिटेल निकाला, लाइक किसका अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है, ये नॉन अथॉरिटेटिव, सॉरी, तो ये मैंने जस्ट कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसका सर्वर पिंग किया। देखते हैं, देखो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये तो पहला इसका एक गूगल का लोकेशन और IP एड्रेस दिखा रहा है, राइट। तो जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो ये सब काम आता है। एएस नंबर इसका कितना 15169 है ना, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये IPv6 का रिकॉर्ड इधर दिखा रहा है, और ए रिकॉर्ड के अंदर देखो, ध्यान देना, ए रिकॉर्ड में IP वर्जन 4 है और 4 टाइम ए में IPv6 है, यही मैं बता रहा था। मेरे पास IPv मतलब 4 टाइम ए का रिकॉर्ड ओनली है। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ये कुछ इसके TXT रिकॉर्ड हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी हटाओ, मुझे आना है DNS के अंदर। तो DNS हमारे पास यहाँ पर देखो, नेम सर्वर रिकॉर्ड, यही सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर आए हैं ना, राइट। ये सब रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। तो TTL वगैरह कितना है, कितना आपका TTL वर्क करने वाला है, कैसे क्या है, सब यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है। तो DNS से कोई भी क्वेरी करते हो आप, अगर पब्लिकली DNS प्रॉपर काम कर रहा है तो आपकी वेबसाइट, आपका डोमेन कहीं से भी प्रॉपर तरीके से रीच करेगा, वो क्वेरी का आंसर करेगा जो भी यूजर पूछ रहा है। अगर मैं इससे पूछूं कि एक काम करो, ये नॉन अथॉरिटेटिव है ns2.google, इसका कोई अगर रिकॉर्ड है तो उसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में ये बता देगा कि ये जो है ये ns1.google.com, ये इनकी पूरी डिटेल्स है, राइट। इवन देन और डेप्थ में आप जा सकते हो। मुझे यहाँ पर जो सेट टाइप नेम सर्वर मेल सर्वर रिकॉर्ड में पूछूं, google.com का मेल सर्वर रिकॉर्ड, तो मेल सर्वर यहाँ पे smtp.google.com चल रहा है अभी, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर मेल सर्वर की जगह ए रिकॉर्ड लिख कर एंटर करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो देखो यहाँ पर इसका जो IP डिटेल है वो दिखा रहा है, राइट। समझ रहे हैं। अगर मैं इस IP से पिंग करूंगा तो हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे क्या होगा, गूगल पर मिल जाएगा, यानी कि मैं गूगल को एक्सेस कर पाऊंगा। देख रहे हो आप ये। तो DNS क्या करता है, पिंग कराने में, नेम टू IP टू नेम क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या ये सारी चीज़ों को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो लाइव भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि हमने यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगर करके दिया, बाकी और कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें। अब DNS से हर चीज़ आप नहीं पूछ सकते, है ना। DNS से आप SOA के बारे में और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखो, कुछ पब्लिक डेटाबेस होता है जो कि यहाँ पे दिखाया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि है वो आप नहीं चेक कर सकते, वो हाइड रहती हैं। और सर हाँ जी, सर इसमें हमको भी ISP वाला भी देता है ना सर, DNS? हाँ ISP वाला आप एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जस्ट कॉन्फ़िगर कर दिया और सारा हमारा DNS का पार्ट एंड होता है, ओके। बाकी और DNS में क्या चीज़ मैं ऐड करूँ, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप DNS का करिए तो IP का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके एंड से, बाकी सर्वर टीम DNS रोल और सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। अब हमारे पास आ जाता है लाइक DHCP। DHCP स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक होस्ट। ये DNS एंड DHCP दोनों एक दूसरे के साथ ही याद किए जाते हैं। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन protocol, and it is used to provide dynamic IP
आर ऑटोमेटिक आईपी। ये डायनेमिक और ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर्स लगे हों वहां पर हमें क्या करना होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। अब जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर है, ये जो राउटर है R12, ये हमारा एक DHCP सर्वर का काम करे, राइट। इसमें से हम इसी को ले लें, आप इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले लो, बट मैं इस वाले को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर चेक कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक यूजर है जिसको अभी कोई आईपी नहीं मिली है। यहाँ पे 60 आईपी लिख कर आ रहा है, बट अभी हम इसको 60 आईपी नहीं देते हैं, ये VLAN के कॉन्सेप्ट में मुझे ऐसा देना है। मैं इसको आईपी देना चाहता हूँ 50 की रेंज में, 5000 की रेंज में हमारे DHCP सर्वर से। ओके, तो ये VLAN का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, यहाँ पे कोई VLAN दिमाग में मत लाइएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पीसी को अगर हम स्टार्ट करें और इससे पूछें या इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें कि आईपी DHCP के बारे में बताओ और इसका मॉनिटरिंग भी मैं करूं, इस पीसी पर ध्यान देना, मैं इसका वायरसार्क मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो DHCP के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे EIGRP अपना हेलो मैसेज सेंड कर रहा है मल्टीकास्ट एड्रेस के साथ। DHCP का थोड़ा थियरी पहले समझते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP फीचर की अगर हम लोग बात करें तो कितने फीचर होते हैं DHCP में, बहुत सारे फीचर होते हैं। जैसे स्कोप, स्कोप आर टूल, ये डिफाइन करता है रेंज, डिफाइन रेंज फॉर क्लाइंट्स आईपी, है ना, डिफाइन करता है आईपी रेंज। मैं यहाँ पे लिख दूं आईपी रेंज फॉर क्लाइंट्स आईपी। क्लाइंट को कितनी आईपी देना है, मान लिया आपको 10 कंप्यूटर को आईपी चाहिए, तो 50,010 से लेकर आप डिफाइन करो 50,020 तक, तो 10 कंप्यूटर को आईपी आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूजन, CLU, एक्सक्लूजन रेंज आ जाता है। और एक्सक्लूजन का मतलब होता है टू हाइड एक्स्ट्रा आईपी, सिंपल, एक्स्ट्रा आईपी को हाइड कर देना। अब मान लिया कि आपके कंपनी में 10 आईपी तो मिल रही है, हमारे सर्वर से 10 आईपी तो मिल रही है, बट हमारी कंपनी में 10 राउटर, सॉरी 10 पीसी एक साथ लाइव नहीं हो रहे, 5 हो रहे हैं, बाकी 5 आईपी एक्स्ट्रा भी हमारे पास है। तो हम इन 5 आईपी को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जस्ट ले लिया 50,015 से लेकर 50,020 तक। तो ये जो एक्स्ट्रा 15 आई मतलब 5 आईपी है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वो DHCP सर्वर किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा। बट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस ऑन एनी पीसी मैनुअली, राइट। तो जो नेटवर्क एडमिन टीम है वो क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर आईपी को मैनुअली किसी भी पीसी पर असाइन कर सकता है, वो काम करेगा, राइट। तो ये है। इसके बाद इसका फेल ओवर भी बनता है, फेल ओवर भी होता है, और इसका आपका लोड बैलेंसिंग एक्टिव स्टैंड बाय मोड भी होता है, और इसमें रिले एजेंट भी कॉन्फ़िगर होता है, ये जो कि हम सिस्को राउटर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रिले एजेंट होता है और मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का रिजर्वेशन भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर को वही मैक एड्रेस रिजर्व कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी 3 कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्को के साथ समझेंगे, और ये करना भी पड़ सकता है आपको। अब जैसे मान लिया कि हमारे पास स्कोप प्लान करना है, और DHCP जो है ये फीचर तो बाद में काम करेगा। DHCP अपने एक यूनिक प्रोसेस पर काम करता है जिसको बोला जाता है डोरा प्रोसेस। और इस डोरा प्रोसेस को कैसे हम लोग समझते हैं, D स्टैंड फॉर डिस्कवर, फिर ऑफर, फिर रिक्वेस्ट, एंड फिर एक्नॉलेजमेंट। DHCP किस पर काम करता है, इन 4 प्रोसेस में काम करता है, लाइक डिस्कवरी का काम, ऑफर का काम, रिक्वेस्ट का काम और एक्नॉलेज का। 4 प्रोसेस में DHCP सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या होता है, ये समझौता होता है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, क्लाइंट पूछता है DHCP सर्वर से, और DHCP सर्वर डोरा प्रोसेस के बिहाफ पर ही उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP always use broadcast medium to find
क्लाइंट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो भी DHCP सर्वर है ये यूज करता है क्या चीज, ब्रॉडकास्ट मैसेज, या मीडियम की जगह हम मैसेज लिख दें। ये क्या करता है, ऑलवेज यूज करता है आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज को, ताकि वो क्लाइंट को फाइंड कर पाए। और ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए ये जो IP एड्रेस इस्तेमाल करता है 255 बताइए क्या होता है ब्रॉडकास्ट IP, ये है। एंड ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है 67/68, है ना, फॉर सर्वर, एंड सेकेंड वन इज फॉर क्लाइंट। तो ये 67/68 काम करता है। और DHCP एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पर भी काम करता है, UDP या TCP, किस पर काम करता है DHCP, किसी को है आइडिया? TCP। TCP, ठीक है, अभी हम लाइव मॉनिटर करके देखते हैं सारी चीजें। तो ये कुछ फीचर है। और डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, अब देखो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा ये हम दिखाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूजर 18 पर, ये है यूजर 18। मैंने इसको लिखा IP DHCP कि तुम्हें एक DHCP से IP लेना है। अब देखिए मॉनिटरिंग में क्या दिखा रहा है, DHCP रिक्वेस्ट यहाँ पर, इसमें ध्यान देना आप, डोरा प्रोसेस चलेगा उधर। IP DHCP एंटर कर दिया, इधर देखो डी सर्च कर रहा है डिस्कवर, इधर देखो आप DHCP का डिस्कवर प्रोसेस चल रहा है, डिस्कवर। बट यहाँ पे ये सर्च नहीं कर पा रहा है क्योंकि DHCP सर्वर है ही नहीं, कांट फाइंड DHCP सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी देखो क्या कह रहा है कि DHCP सर्वर यहाँ पर नहीं मिला। और इस मैसेज को रीड करना मैं आपको बताता हूँ। वायरशार्क वैसे बहुत पॉपुलर टूल है, सिक्योरिटी टीम हमेशा इसके साथ काम करती है, आपको भी इस पे काम करने आना चाहिए। यहाँ पे ये फ्रेम वगैरह को मॉनिटर करना, इथरनेट को, प्रोटोकॉल को, सारी चीजों को। तो यहाँ पर देखो 224.00.10 से हमारा कम्युनिकेशन ये एक हेलो मैसेज का कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का इस्तेमाल करते हुए। बट यहाँ पर हमारे पास डिस्कवरी प्रोसेस है ये। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं DHCP और एंटर कर दूं, देखो DHCP के 3 पैकेट इसने जनरेट किया, बट कोई अपडेट नहीं मिला। डेस्टिनेशन हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज 255 वही है ना जो मैंने अभी बताया। और सोर्स हमारा 000, क्योंकि IP मिला ही नहीं, है ना, कोई DHCP है ही नहीं, तो IP कहाँ से मिलेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह का प्रोसेस नहीं हुआ। इस पर क्लिक करिए आप, और क्लिक करने के बाद इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो आप, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या स्टेटस रहा। इसने पूछा, देखो ये कैसे क्वेरी कर रहा है, जैसे कि एक दूसरे से बात किया जाता है वैसे ही। क्लाइंट के बारे में पूछा, क्लाइंट IP एड्रेस 000, योर क्लाइंट IP एड्रेस 000, नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस 000, रिले एजेंट IP एड्रेस 000, हर चीज को इसने चेक कर लिया, मैक एड्रेस को चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पे डिस्कवरी में आगे आ जाते हैं, DHCP सर्वर डिस्कवर, होस्ट नेम कुछ यहाँ पे नहीं, डिटेल कोई डिटेल नहीं, कोई डिटेल नहीं, ओके। पोर्ट नंबर, सोर्स का पोर्ट नंबर 68 है, मींस क्लाइंट साइड का। अभी हमारा सोर्स कौन है, क्लाइंट ही तो था। और हमारा डेस्टिनेशन 67 है, ये डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी तो हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं, कैप्चर आई थिंक स्टैटिक्स के अंदर आना है, फ्लो ग्राफ के अंदर आना है। और फ्लो ग्राफ के अंदर आप इसको लिमिट करो, और यहाँ पर आप चेक करो। आप इसका ट्रांजैक्शन ID भी निकाल सकते हो आप, अगर कभी एडमिन टीम पूछती है कुछ भी है तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन ID मिल जाएगा। 67 68 का पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और DHCP की तरफ से इधर देखो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भी है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। हेलो मैसेज का भी एक अपडेट है, EIGRP हेलो यहाँ पे कह रहा है, उसके बीच में CDP STP है, और यहाँ पर आपको डिस्कवरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आई थिंक लास्ट में होगा या जहाँ कहीं भी, एक बार सर्च करेंगे यहाँ पर है, ठीक है। ये डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट का।
तो हमारे पास डिस्कवर हुआ, ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डीएससीपी क्या है, अवेलेबल नहीं था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिस्को डिवाइस। सिस्को के किसी भी डिवाइस पर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन से इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा R12 राउटर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं, देखते हैं क्या आईपी डीएससीपी पूल, और पूल नेम मैं दे देता हूँ, कोई भी एक नेम जस्ट यहाँ पे दे देना है। सिको लाइव नेटवर्क हमारे पास है 50.0.0.255.0.0.0, और डिफॉल्ट मास्क हमारे पास आ जाएगा, डिफॉल्ट राउटर जो कि है 50.0.0.1, एंटर कर दिया। डीएनएस सर्वर मैंने क्या कहा, डीएनएस सर्वर आप इसको अप्लाई करो, तो मैं इसको पहले ही डीएनएस सर्वर दे देता हूँ कि 50.50 है, ताकि डीएनएस का कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्लियर हो गया। डीएनएस ऑटोमेटिक मिलना तो चाहिए क्लाइंट को, अदरवाइज डीएनएस क्वेरी, सॉरी यूजर डीएनएस क्वेरी कैसे करेगा, समझ गया आप? ये बस इतनी सी कमांड आपको ऑपरेट करना है डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 4 लाइन का। अब हमारा जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हम लोग इस क्लाइंट पर आ जाएंगे, मींस यूजर 2018 पर आएंगे, और इससे दोबारा से पूछेंगे, बट इसकी मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे। अब तो दोबारा हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इस यूजर का मॉनिटरिंग करता हूँ। अब देखना एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है। सारा काम ओके, और हमारे पास यूजर 18 पर आना है, और फिर से मैं आईपी डीएससीपी, अब देखना यहीं पे अप्लाई कर देगा, DORA यहीं पे लिख देगा। आ गया, हो गया ना डोरा इधर, और इधर एंटर हो गया। इसको आईपी कितना मिला, 50.0.0.2, गेटवे क्या मिला 50.0.0.1। आईपी लिख कर एंटर कर, सॉरी सो स्पेस आईपी लिख कर एंटर करिए, देखिए डीएनएस एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल गया इसको, राइट। अब यहाँ पर आप आकर मॉनिटरिंग करो, देखो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट में आईपी कितना मिला 50.0.0.2, किसने दिया 50.0.0.1 ने। 50.0.0.1 है कौन, मैं गेटवे इसको हाँ गेटवे, यानी कि हमारा राउटर। मैंने जस्ट डीएचसीपी लिखा, एंटर किया। अब देखो डिस्कवर, 2 बार में डिस्कवरी हुआ, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। जब डिस्कवर हुआ तो डेस्टिनेशन क्या था, 255 के ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू, सोर्स का पता नहीं है ना, सोर्स को कोई आईपी नहीं मिला। उसके बाद सोर्स का मतलब कोई सोर्स नहीं मिला ना, दोनों तरफ से ब्रॉडकास्ट मैसेज हुआ, डिस्कवर ऑफर, डिस्कवर दोबारा से हुआ, फिर आई थिंक सेकेंड टाइम इसने ऑफर किया। तो ऑफर के समय सोर्स ने क्या किया 50.0.0.1, और ऑफर क्या हुआ 50.0.0.2 का, बट ये एक्नॉलेज नहीं हुआ, राइट। अभी ये ऑफर हुआ है, जैसे कि आप दुकान पर एक मोबाइल खरीदने गए और उससे आपने पूछा कि मुझे एक आईफोन 13 चाहिए, तो वो क्या करेगा, बोलेगा हाँ है, मतलब वो ऑफर करेगा, राइट। या कुछ खाने गए कहीं पर भी, तो एक वो कॉन्सेप्ट में समझो आप। ये आईपी मिल नहीं गया, उसके बाद अगेन ब्रॉडकास्ट के ही द्वारा इसने कम्युनिकेट किया, और सोर्स ने डेस्टिनेशन को एक 50.0.0.2 आईपी एड्रेस ऑफर किया। इसका स्टैटिक्स में फ्लो ग्राफ चेक कर सकते हो, और इसका पूरा प्रोसेस यहाँ से लिमिट करके देखोगे, आपको मिल जाएगा डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट सब, ठीक है, विद ट्रांजेक्शन आईडी। तो अभी हमारा 0.0.0 था, बट लास्ट में हमारे पास 50.0.0.1 और 50.0.0.2 डीएससीपी सर्वर, और इन दोनों के बीच में ऑफर एक्नॉलेजमेंट हो गया है ना। 50.0.0.1 साइट 67 है, और 2 साइट हमारा 68 है ना। इधर ब्रॉडकास्ट के दोनों डिस्कवर ऑफर या डिस्कवर रिक्वेस्ट के मैसेजेज हैं, क्लियर है। तो ये हमारा प्रोसेस इधर देखने को मिल जाता है डीएससीपी का, सॉरी डीएससीपी का, राइट। अब मान लिया कि हमारे पास ये प्रोडक्शन था और ये कंपनी है। अब हमें करना क्या है कि इधर कोई क्लाइंट है ना, इधर कोई क्लाइंट है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक या इसको मैं ऑन कर लूँ क्या, स्विच टू स्विच, मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, आई थिंक नहीं।
और इस यूजर को मैं ऑन करूं और अभी के लिए मैं इस पर एक आईपी एड्रेस देता हूं, आईपी डीएससीपी इस पर मैं अप्लाई करता हूं। क्या ये डीएससीपी रिक्वेस्ट ले पाएगा? इधर से नहीं ले पाएगा ना। ये ट्रैफिक कहां पर सेंड कर सकता है? अपने नेटवर्क में, अपने इस राउटर को बोलेगा। क्लियर हुआ? तो एक कंपनी में अगर ऐसे मल्टीपल राउटर हैं तो क्या हम डीएससीपी राउटर इसको भी बनाएंगे, इसको भी डीएससीपी कॉन्फ़िगर करेंगे? हर राउटर पर तो डीएससीपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, है ना। एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या होता है, या एक्सक्लूडेड मैंने बताया, पहले उसको देख लेते हैं फिर अभी रील एजेंट पर आते हैं। एक्सक्लूडेड मींस कैसे हम एक्सक्लूजन रेंज में ऐड करेंगे। अभी हमारे इस क्लाइंट को आईपी कितना मिला था? 50.2। 50.2। सो आईपी एंटर। ये यूजर 18 का नहीं, ये यूजर का है। यूजर 18 किधर गया? ये है। इसको मिला था 50.2। बट मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, मैं हाइड करना चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, 50.2 से लेके 50.50 तक की आईपी या 50.10 तक की आईपी किसी को मत दो। तो हम इस राउटर पर ही क्या करेंगे, R12 के राउटर पर ये चीज कमांड करेंगे, है ना, एक्सक्लूडेड एड्रेस के लिए। तो आईपी डीएससीपी आईपी क्वेश्चन मार्क, ये मैं किस पोर्ट पे हूँ, सॉरी एग्जिट करके आना है, ये डीएससीपी मोड पे नहीं, बाहर आना है आपको। आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और एक्सक्लूडेड एड्रेस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये बोलेगा कि लो आईपी एड्रेस बताओ। तो मैं 50.0.0.2 से लेकर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो कह रहा हाईएस्ट आईपी एड्रेस बताओ। 50.0.0.20 तक या 25 तक मैं नहीं चाहता किसी को आईपी मिले। So this command allow you to configure DHCP excluded address for your Cisco router, right? तो इसको जस्ट आप यहाँ पर एड्रेस को ऐड करेंगे। अब मैं इस क्लाइंट को दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ आईपी डीएससीपी। अब देखो इसको तो अभी वही मिला, आई थिंक फ्लश भी नहीं कर सकते इधर, है ना। एक और अगर हमारे पास है या क्लियर आईपी से हो जाएगा क्लियर। ओके आई थिंक हो गया। सो स्पेस आईपी हो गया क्लियर। ये अलग ही इसका वो समझना पड़ता है। सो इस आईपी स्पेस डीएससीपी, अब मैं दोबारा से लिखता हूँ डीएससीपी एंटर। अब देखते हैं ये इसी को बार बार दे रहा है। मैंने कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया है? 50.0.0.2 से लेके 50.0.0.25 R12 पर ही मैंने अप्लाई किया है, बट ये इसको नहीं कंसीडर कर रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मे बी राउटर के पास, सॉरी स्विच के पास इसकी एंट्री होगी। तो हम एक काम कर लें, इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, स्विच को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ रखते हैं, और जब कोई दोबारा नया रिक्वेस्ट आएगा हमारे पास, मैं क्लियर आईपी लिख देता हूँ, आईपी डीएससीपी। अभी कुछ मिला इसको नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं। एक नया पीसी होता तो अभी तुरंत रिजल्ट हमें मिल जाता कि अगले यूजर्स को कुछ ऐसा एड्रेसेस नहीं मिलने वाला है। अब इसको मिल चुका है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो, ये बस एक रिकॉर्ड है, फ्लो हो सकता है, बग हो सकता है कुछ ऐसा, बट ये आपको ऐसा नहीं होगा। आप दोबारा से इसको ऑन करके देखो, डोरा प्रोसेस होगा तो वो आईपी एड्रेस दूसरे किसी मशीन पर आप चेक करेंगे तो वो एक्सक्लूड करके दिखाएगा। आईपी जो होगा 26 मिलना चाहिए अगले पीसी को, अगले मशीन को। अभी भी 2 ही दिखा रहा है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें ओके हैं यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन भी ओके किया है। दूसरा पीसी आप लगाएंगे, चेक करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ
एक और पीसी मुझे ऐड करके चेक करना है, तो मैं एक नया भी पीसी ऐड करता हूँ। DSCP एंटर। एक इधर ऐड कर लिया जस्ट, नहीं रहे इधर नहीं। ओके, क्योंकि ये एक्नॉलेज हो चुका है ना। इवन देन, अच्छा एक और काम कर सकते हैं क्या, ये बगी है या फिर हम अपने राउटर पर आ जाएं, एक और ट्रबल शूटिंग देख लो। अगर ऐसा कुछ आपके इंडस्ट्री में है तो क्या करेंगे, दूसरा पीसी तो नहीं लगाएंगे ना, या जो भी है। तो ये तो R25 है। एक और रिकॉर्ड आपको क्लियर करना होगा, मीन्स आप यहाँ पर आ जाओ, सो स्पेस IP स्पेस, ध्यान देना, एक और ट्रबल शूटिंग, सो स्पेस IP स्पेस DSCP एंटर। सो स्पेस IP DSCP एंटर। ओ, तो DSCP सर्वर, सर्वर के बाद क्या पूछ रहा है ये, स्टैटिक्स, स्टैटिक। हमारे पास डोरा प्रोसेस का पूरा डिटेल दिखा रहा है, एक IP एड्रेस पूल को दे चुका है, ठीक है, ये डिटेल्स तो हमें मिल गया स्टैटिक्स के अंदर। सो IP के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि मुझे एक काम दिखाओ, पूल दिखा दो। पूल ओके है 50, और ये सब डिटेल्स है 50001, और पूल रेंज किधर है, पूरा का पूरा 50 का नेटवर्क यहाँ पे लेकर चलना है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल पूल में टोटल एड्रेसेस यहाँ पर कितने मिल सकते हैं, ए क्लास के अकॉर्डिंग इसने पूरा एड्रेस डिफाइन कर लिया है ना, 16.5 मिलियन। ओके, बाकी यहाँ पे एक सबनेट डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। पूल, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो पूल में हम लोग पूल नेम दे दें। आई थिंक मैंने पूल नेम सीको लाइव दिया था। इसके बारे में अगर देखें तो सिर्फ उसी के बारे में दिखाएगा, और बाय डिफॉल्ट आप चेक करोगे तो भी इसी के बारे में दिखाएगा, ठीक है। सो स्पेस IP स्पेस DSCP स्पेस, एंड मुझे चेक करना है लाइक डेटाबेस, कोई डेटाबेस अभी अपडेट नहीं है। बाइंडिंग में दिखाएगा किसको किसको IP क्या मिल चुकी है। तो IP के बाद सो DSCP बाइंडिंग, तो हमारे पास दिखा देगा कि एक 50,002 IP एड्रेस इसको मिल चुका है, क्योंकि मेरे सर्वर पे ये रिकॉर्ड मीन्स हमारे राउटर पे ये रिकॉर्ड है, इसलिए ये शायद हमारे क्लाइंट को बार बार एक्नॉलेज कर ले रहा है कि यही IP एड्रेस इसको मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने DSCP रिकॉर्ड को क्लियर कर सकते हैं। मैं देखता हूँ क्या क्लियर करने का कोई ऑप्शन है इधर हमारे पास, या इसका एक लीज ड्यूरेशन होता है स्पेसिफिक। देखो ये कब तक के लिए वैलिड है, बाय डिफॉल्ट July 6, 2013, इतने समय तक के लिए ये रहेगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड क्या होगा, फ्लश होगा। समझ में आया। तो इतने समय तक के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैक एड्रेस भी दिखा रहा है, या तो इतने समय तक के लिए वेट करो, या तो इसको मैन्युअली अगर क्लियर करने का कोई ऑप्शन है तो उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लियर IP DSCP, और हाँ मिल गया। तो मैं बाइंडिंग के बाद क्या पूछ रहा है, स्टार, सारे बाइंडिंग्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब एक बार दोबारा से इधर रिक्वेस्ट लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो ये अभी रिक्वेस्ट नहीं रिसीव कर रहे हैं। टाइम में भी लगा है दूसरे वाले पर, अच्छा सॉरी ये ऑन नहीं किया, इस स्विच को ऑन नहीं किया था। तो यूजर 18 पर दोबारा आना है। अब मैं बाइंडिंग चेक करता हूँ, हो गया ऑन। अभी तो जस्ट ऑन हुआ है, थोड़ा टाइम लेगा।
काम कर रहे हैं। अभी देखो हो गया सही। तो हमें ये भी ट्रबल शूटिंग ध्यान देना है। क्लियर है? तो इस कमांड को यहाँ पे क्या मेंशन कर दें? जो कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स है वो किधर मैंने ऑपरेट किया? राउटर 12 पर ऑपरेट किया। तो इसके लिए जस्ट मुझे, तो ये पहले कमांड है, जिस भी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, टू रिमूव DSCP रिकॉर्ड्स, ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और एक रिकॉर्ड हमारे पास था IP DSCP का, ये पूरा अगर आपको चेक करना है तो इसके रिकॉर्ड्स की डिटेल है ना, टू चेक DSCP रिकॉर्ड्स स्टेटस, ये पूरी कमांड्स है। क्लियर है? और जब आप इसको क्लियर कर देंगे IP बाइंडिंग्स को, तो दोबारा आपको सही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, नया PC ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये करने से सही हो जाएगा, क्योंकि इधर तो रिकॉर्ड क्लियर कर लिया था, स्विच का भी क्लियर कर लिया, फिर भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि इसके अंदर का रिकॉर्ड जो डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन 24 आवर्स का मिला हुआ है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया DSCP का कुछ प्रोसेस? यस सर। सर 52 से 25 तक रिजर्व हो गया ना? हाँ। ओके। कितना रेंज मैंने दिया था? इतना रेंज तक अब किसी को नहीं देगा। हाँ 15 से लेके, नहीं, ये तो मैंने एक्सक्लूजन रेंज यहाँ पर दिया है ना, ये देखो 2 से लेकर 25 तक, ये एक्सक्लूड मैंने कर दिया। तो हमें IP कितना मिला? 26 से मिला। अब 26। देखिए 26, राइट? तो 26, 27 ये पूरा आप लास्ट तक IP देगा। क्लियर है? तो जो भी नंबर ऑफ रेंज आपके पास है उसको लो एंड हाई IP एड्रेस के साथ एक्सक्लूड कर सकते हो। ये लो IP एड्रेस और ये हाई IP एड्रेस है। ओके। अब हमारे पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एक आ जाता है रिले एजेंट का। रिले एजेंट मीन्स होता है कि आप अपने एक राउटर को एज ए DSCP राउटर बना दे, बाकी सभी राउटर को एज अ रिले, मतलब एजेंट की तरह काम करें। तो ये बेनिफिट क्या होगा कि अगर ये यूजर भी बोलता है कि मुझे भी DSCP से रिक्वेस्ट करना है, ये यूजर अगर बोलता है, या ये सर्वर बोलता है कि मुझे DSCP से IP चाहिए, कोई भी यूजर हो सकता है, या ये हैकर का PC हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस यूजर का रिस्क लेने से बेटर है इसके PC को यहाँ से टर्न ऑन कर दें, लाइव PC एलियनवेयर का। और ये हमारे पास है काली लाइनेक्स। इस PC को मुझे क्या करना है, इस राउटर से एक DSCP IP दिलाना है। देखते हैं क्या इसको IP मिलती है। ऑन होने में टाइम लगा रहा है तो कोई नहीं, इसी को रन कर लो। इतनी सारी डिवाइसेस हमारे सिस्टम पे रन हो गई है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। कितना है CPU, कितना यूटिलाइज हो रहा है? 25। 25 ही हो रहा है। मेमोरी है अभी 60, SSD वगैरह तो बिल्कुल 0 चल रहा है। ठीक है, अभी सब चल जाएगा, सारी टोपोलॉजी रन हो जाती है। तो हमारे पास एक क्लाइंट है, बस इसको एक बार रिफ्रेश करें। डन, ऑन कर लेते हैं। ये यूजर है। अब इस यूजर को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं IP DSCP, तो ये डोरा प्रोसेस पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी आप लिनक्स मशीन को भी चेक कर लेंगे। तो मैं दोनों को लाइव कर लिया हूँ। अब ये दोनों अपने राउटर से रिक्वेस्ट करेंगे, बट क्या कंपनी के सारे राउटर को DSCP तो नहीं देंगे ना। तो रिले एजेंट हेल्प करता है एक राउटर को, यानी कि जो R12 है ये हमारा एज DSCP सर्वर राउटर हो जाए, और बाकी सारे एज रिले एजेंट के फीचर के बिहाफ पर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रिले एजेंट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। 1 मिनट में इसके लिए एक कोई भी, मान लिया कि हमारे पास एक पूल मैंने बनाया, देखो रिले एजेंट के लिए, इस पर मैंने जो पूल बनाया हुआ है R12 पर, इस पर पूल जो है 5000 के नेटवर्क के लिए है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो IP मिलेगी
ये 5000 का ये किसको देगा? 5000 ये सिर्फ और सिर्फ इधर के सारे कंप्यूटर को आईपी मिलेगी ना। अगर ये यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है तो कोई आईपी मिल रही इधर? नहीं मिल रही है। ये यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो कोई आईपी मिलेगा, क्योंकि इसका डीएससीपी इनेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये राउटर एज अ डीएससीपी राउटर रहे और इसी राउटर से 192 का भी एक आईपी जनरेट हो जाए। मींस ये तो इसको हैंडल करे या 192 को, है ना। तो हमें रिले एजेंट इस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्फ़िगर करना होता है। अब देखो कैसे होगा, इसके लिए हमें R12 पर ही आना है और दूसरा एक पूल क्रिएट कर लेना है। तो नहीं, ये R25 है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दिया करें अगर हम, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किस किस पर जाकर कॉन्फ़िगर करना। R12 पर ही कॉन्फ़िगर करना है। तो R12 की कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स डीएससीपी राउटर पर ही मुझे एक नेटवर्क 2 बनाना पड़ेगा। मीन्स IP DSCP पूल और सीखो लाइव 2 एंटर। मेरे पास एक पूल था जो कि पूल सीखो लाइव था, और मेरे पास एक सीखो लाइव 2 है, ठीक है। और सीखो लाइव 2 का मैं नेटवर्क बना देता हूँ 192.168.50.0 की रेंज में विद सबनेट मास्क। क्लियर हो गया। और इसका मेरा डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा 192.168.50.1 का। और इधर डीएनएस सर्वर मैं क्या दे दूं, डीएनएस सर्वर 192.168.50.50। अभी समझ में आया। बस दूसरे नेटवर्क के लिए भी आप पूल बना दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब राउटर की डिवाइस का नाम इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखा है ताकि आप पहचान जाओ कि किधर करना है रिले एजेंट। तो ये भी रिले एजेंट भी मैं किधर कर रहा हूँ, R12 मीन्स डीएससीपी राउटर पर ही मैं कर रहा हूँ। क्लियर है। यस। ओके। अब हमें हमें किधर जाना है, अब हमें जाना है राउटर 9 पर। तो राउटर 9 पर हमें जाना है फॉर रिले एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस रिक्वेस्ट को, ये जो ये सीखो लाइव 2 है, ये हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं लाइक क्या है क्या नहीं। सो स्पेस IP स्पेस DSCP स्पेस पूल स्पेस सीखो लाइव 2, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है सीखो लाइव 2। तो सीखो लाइव 2 में हमारा 192 का 168 का 254 होस्ट के लिए चल रहा है टोटल, है ना। मीन्स हमारा सब कुछ ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं अपने R9 की कॉन्फ़िगरेशन को और IP हेल्पर एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। IP हेल्पर एड्रेस इनेबल करेंगे, कॉन्फ स्पेस ई IP। अब यहाँ पर चेक करो आप कि किस पोर्ट से ये कनेक्ट हो रहा है। अपने E0/0 से ये कनेक्ट कर रहा है ना, इसी पोर्ट के लिए IP हेल्पर चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे वो इसी पोर्ट से तो करेंगे, E0/0 से, है ना। तो मैं इंटरफेस स्पेस E0/0 और देखता हूँ इधर ये काम करता है कि नहीं। IP हेल्पर एड्रेस काम कर रहा है और इस पर मुझे IP हेल्पर एड्रेस में जस्ट ऐड कर देना है 192.168 और 50.1 गेटवे देना है, ठीक है। तो 192.168.0.1, एक मिनट। रिक्वेस्ट ये 192 से नहीं लेगा, ये लेगा रिक्वेस्ट 50.0.0.1 से। मीन्स इस राउटर का हम 10.0.0.1 या इस राउटर से हेल्पर एड्रेस लेंगे, है ना। हमारा हेल्पर एड्रेस इस पोर्ट के लिए कौन होगा, यही तो नहीं हो रहा है ना, हमें तो दूसरा डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। 50.0.0.1 या 10.0.0.1 भी ले सकते हैं। पहले मैं 50.0.0.1 अप्लाई कर देता हूँ। इसको करने के बाद अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस यूजर के लिए, अब देखते हैं आ गया, हो गया। तो हम हेल्पर, हाँ 10 भी ले सकते तो सही तो है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया हैं। ना। यस। तो हमारे इस पीसी को
कौन से डीएससीपी से आईपी मिली, डीएससीपी राउटर कौन है इसका, इसका डीएससीपी राउटर ये है, मीन्स हमारा एक ही राउटर है डीएससीपी, और इधर वाले को अगर डीएससीपी बनाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो इधर वही 4 लाइन की कमांड अप्लाई कर दो आप। बट रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना है कि एक ही राउटर, एक ऐसा राउटर आप लगा दो जो कि डीएससीपी का ही काम करे सभी के लिए, वो ट्रैफिक डीएससीपी का ही हैंडल करे, बाकी सारे राउटर को आप डाल दो अलग अलग ट्रैफिक के लिए। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है कंपनीज के अंदर कि हर ट्रैफिक अगर इसी को हम दे देंगे तो भी पॉसिबल नहीं कि डीएनएस भी, डीएससीपी भी, EIGRP भी, सारी चीजें, तो फिर तो वो ट्रैफिक कैसे क्लियर करेगा, बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाएगा ना। कंपनीज के अंदर 10 काम को करने के लिए 10 एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, राइट। अब एक ही चीज को, एक ही को हायर करोगे तो वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, शायद कोई काम ना सही से कर पाए। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अभी क्लियर हुआ कैसे ये काम किया। तो डीएससीपी हेल्पर एड्रेस हमें लेना पड़ेगा, और ये मैंने R9 पर लिया, और इसके लिए कुछ नहीं ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना है, जस्ट ये फॉर डीएससीपी रिले फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये अब ये सब मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके लिए सिंपल एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, 2 राउटर के बीच में मैंने बस इंप्लीमेंट किया। आप 3 राउटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने डायरेक्टली 2 के बीच में किया। तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी 2 राउटर के बीच में ये सारा काम कर सकते हो, है कि नहीं। अब मैं NTP पढ़ा देता या SNMP, बट टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो गया। एक काम करते हैं, इसका पूरा नोट वर्ड पैड पर मैं इसका वो डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वर्ड पैड, और डायग्राम में मैं क्या शेयर करूँ, डायग्राम एक कोई भी आप ले लो। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया, और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इसको यूज कर लेंगे, मैं सेव एज कर देता हूँ डेस्कटॉप पर, और DNS एंड DSCP और सिस्को सिस्को, और ये मैं सभी को शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए सबको मिल गया, जिसको नहीं मिला अभी व्हाट्सअप कर दे, ताकि बाद में ये चीज़ शायद शेयर करने में मोबाइल में कॉपी करके दिक्कत होता है। किसी को अगर नहीं मिला तो व्हाट्सएप पे आप पिंग कर दो। कोई क्वेरी क्वेश्चन तो नहीं है किसी को, सब चीज़ तो एक एक क्लियर कराते हुए ये कंफर्म किया। ओके, तो मनीष को शेयर कर दिया, रविकांत आपको भी। ये क्या मैंने शेयर कर दिया मनीष, देखना बहुत सारा डेटा इधर होता है कुछ। ओके, DSCP फॉर सिस्को शेयर कर दिया है। सुनील कश्यप एक बार देख लो, मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। जिनको जिनको चैट बॉक्स में चाहिए वो डाउनलोड कर ले, चैट बॉक्स में शेयर है। DNS DSCP और किसको करा आपने? हाँ वही तो, उसमें सब है, डायग्राम और DNS DSCP पूरा। कोई नहीं सर, ठीक है। और क्या चाहिए, और कुछ नोट्स वगैरह हो तो बता देना, हम पूरा जो, वैसे तो सब शेयर कर दिया है। कुछ वीडियोस वगैरह देखते हुए आप स्क्रीनशॉट लेकर चीजें ऐड कर लिया करें, है ना। और किसी को तो नहीं चाहिए, क्वाइट कर सकते हैं, फिर एंड कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।